वाह यार, क्या मस्त गजब का मास्टरपीस बनाया जिस भी बंदे ने बनाया। ब्रॉनसन रीड ने इसको खुद पोस्ट किया और इस फोटो में देखो आप भाई, क्या खतरनाक लग रही है पूरी फैक्शन। और वो जो ऑरा वाला वर्ड काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ होता है, इसको इसमें बहुत आसानी से फिट किया जा सकता है। जहाँ पे एक वाइज मैन की तरह ही लग रहा है बिल्कुल, और ऊपर सेथ रॉलिंस जो कि इनका लीडर की तरह है, एंड पावर हाउस की तरह ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को ये दिखा रहे हैं। होपफुली भाई डब्ल्यू इस स्टोरी लाइन को अच्छे से चलाए, क्योंकि अब यहाँ पे जो पोटेंशियल दिखनी है जो पोटेंशियल है आने आगे होने वाली बड़ी चीज़ों की, देखो वो तो क्लियरली नजर आ रही है। अब डब्ल्यू इसको फंबल कर देगी तो फिर यार मामला ऐसा बेकार सही हो जाएगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर और ओमोस के उस मैच की बात करते हैं जो कि रेसलमेनिया में हुआ था। तो क्रिस वैन ब्लीड के साथ ना ओमोस अभी इंटरव्यू में आया और यहाँ पे उन्होंने बोला कि F5 तो मैंने कहा चलो वो इजी था, लेकिन जो जर्मन सुप्लेक्स ब्रॉक लेसनर मारता है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाले होते हैं। और कहा उन्होंने कि जब मुझे ब्रॉक लेसनर उठा रहा था ना, तो मैं अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्टेड फील कर सकता था और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ओ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि मतलब ओमोस का कहने का तरीका ये था कि इससे पहले तो कभी इस तरीके से ओमोस को किसी ने उठाया नहीं, तो अब जब ब्रॉक लेसनर ने उठाया तो उनको लगा अरे भैया ये मैं मेरे को कोई ऐसे भी उठा सकता है क्या। उस टाइप की जो फीलिंग है वो ओमोस की आई, तो अपनी ओमोस को आई, तो अपनी थोड़ा सा जो मैच का इनसाइट उन्होंने शेयर किया। बीच में जल्दी से एक बात घुसेड़ देता हूँ कि इतने टाइम से इनकंसिस्टेंट होने के बाद अब क्रिकेट चैनल पे वीडियो आ गई है। आज आरसीबी आ गई है फाइनल में, खुश हो तो उस वीडियो को जाके देख लेना, लिंक पहले ही डिस्क्रिप्शन में है। और क्रिकेट चैनल के लिए, क्रिकेट वीडियोस के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा सही काम हो जाएगा। एंड यस, अपने डब्ल्यू स्टेटस के ऊपर, रिटर्न के ऊपर, या क्या चल रहा है उनके साथ डब्ल्यू में, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला। वो ये कहते हैं कि यार देखो मैं तो बस वेट ही कर रहा हूँ, मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि अब मैं स्पेशल अट्रैक्शन की तरह हूँ, जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है तो फिर मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, ऐसा ओमोस ने बोला। तो थोड़ा सा वो भी डिसअपॉइंटेड से ही लग रहे हैं। और ये बात सही भी है, ओमोस को जिस तरीके से विंस मैकमैन देखते थे वो बहुत अलग नज़रिया था, और जिस तरीके से ट्रिपल एच देखते हैं वो बहुत अलग नज़रिया था। क्या मैंने कभी किसी वीडियो में शेयर किया है कि इंडिया का भी जो नेटफ्लिक्स वाला प्रमोशनल टूर में जिसमें लिव मॉर्गन डोमिनिक आए थे, वहाँ पे ओमोस को भी आना था। तो वो लग रहा है कि हाँ वो स्पेशल अट्रैक्शन की तरह यूज़ करते हैं। यार डब्ल्यू को करना चाहिए। देखो कुछ एक बंदा अकेला वो तगड़ा इतना लंबा चौड़ा वैसा ही है, और अगर उसको डब्ल्यू चलो तुम नहीं मानते कि उसमें इतनी ज़्यादा उसकी इन रिंग एबिलिटीज़ नहीं है, चलो ठीक है किसी काम तो यूज़ हो ही सकता है, तो बिल्कुल जो गाया भी है देखो वो तो मेरे समझ से भी बाहर है। एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ बाहर आई है, और कभी कभी तो ऐसा मुझे लगता है कि अच्छा ये भी कोई टॉपिक है डिस्कशन करने का। लेकिन बता देता हूँ आपको, तो रेसल वोट्स ने बात बोली कि जो ट्रिपल एच है ना, वो मनी इन द बैंक के एज अ प्रॉप कोई बहुत बड़े फैन नहीं है। अब मनी इन द बैंक के कॉन्सेप्ट के नहीं, बल्कि उस प्रॉप के, कि जैसे कि मनी इन द बैंक का वो ब्रीफकेस लेके घूम रहे हैं, जैसे बेल्ट होती है ना, तो बेल्ट ही है, लेकिन यहाँ पे मनी इन द बैंक वो जिस तरीके से दिखता है वैसे उस चीज़ के वो बहुत बड़े कोई फैन नहीं है। अब इसका क्या मतलब ये है कि समझते तो हैं ट्रिपल एच इस बात को कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और इसलिए आप देखोगे भी तो जो वो बाकी वो भी करते रहते हैं ना, ऐसे क्राउन जूल में उन्होंने क्या किया था पिछली बार, क्राउन जूल में किया था या किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो किया था, जहाँ पे फिर उन्होंने ऐसा बनाया था कि जो भी बंदा जीतेगा वो समर स्लैम में चैलेंज करेगा। तो ऐसे चीज़ों के फैन है, लेकिन मनी इन द बैंक वाला इसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी फिर बातें ये भी आती हैं कि क्योंकि एक क्रिस जेरिको का आइडिया था, तो ट्रिपल एच का अब टाइम चल रहा है, तो फिर भाई वो इसको क्यों पसंद करे। तो ऐसी बातें जो है वो चलती रहती है। मैं कह रहा हूँ ना, कोई सेंस है इस चीज़ का जो बाहर निकल के आ रहा है, बट जो भी है ट्रिपल एच इसको इस तरीके से ही देखते हैं। कल स्मैकडाउन होने वाली है, और कल स्मैकडाउन में कोडी रोड्स और जॉन सीना आएंगे, चलो वो ठीक बात है। लेकिन जो हम ऐसा सुन रहे थे शुरुआत से ही कि जून का वो महीना होगा जहाँ पे शायद डब्ल्यू दोबारा से ट्रांजिशन लेगी, कि स्मैकडाउन 3 घंटे से 2 घंटे का हो जाएगा। और वो 1 घंटा काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उतने में जो हम फैंस हैं जो पूरा लाइव उठ के शो देख रहे हैं, जो भी आप में से देख रहे हो, उनकी हो जाती है ऐसी की तैसी, क्योंकि शो में वैसी चीज़ें होती भी नहीं है। तो भाई अब यहाँ पे क्या पता चला कि अभी जो चल रहा है ना उन सारी चीज़ों से यूएसए नेटवर्क तो खुश है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो तीसरा जो घंटा है उसको डब्ल्यू के साथ जुड़े रहने देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अभी जो हमारा स्ट्रगल है, जो सफरिंग है, वो भी और होने वाली है, क्योंकि स्मैकडाउन तो ये शायद सुधारने वाले हैं नहीं। तो अभी ऐसा कोई जो चेंज है वो होने नहीं जा रहा है। इससे ये बात भी जो है वो क्लियर होती है। लोगन पॉल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कुछ, कि पिछले कुछ टाइम से वो ऐसा बोल रहे हैं कि डब्ल्यू के अंदर जो सुपरस्टार्स हैं वो खुश नहीं होते, लोगन पॉल से उनसे नफरत करते हैं जिस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया था कि भैया देखो मेरा फैन बेस है, मैं आई बॉल्स को अट्रैक्ट करता हूँ, लोग मुझे देखना चाहते हैं, चाहे गुस्सा करें चाहे प्यार करें, मैं अट्रैक्शन हूँ, इस वजह से मेरी ये पोजीशन है इस समय डब्ल्यू कंपनी में। तो इस बात का जवाब दिया है कैरियन क्रॉस ने
बात से मैं इत्तेफाक रखता भी हूँ कैरन क्रॉस की, और नहीं भी तो क्या बोला कैरन क्रॉस ने, वो कहते हैं कि यार देखो तुम इस समय इस चीज़ का फ़ायदा इसलिए उठा पा रहे हो ना क्योंकि तुम्हारा WWE सुपरस्टार से बाहर भी एक ब्रांड बना हुआ है, और इतने कुछ सालों से हम जो WWE सुपरस्टार्स थे हमको तो अलाउड ही नहीं था कि हम अपना WWE रिंग से बाहर या WWE से बाहर कुछ आउटसाइड WWE के कुछ कर भी सकें, जो कि सही बात है। ट्विच के ऊपर भी इनके जो अकाउंट्स है वो बैन हो जाते थे जो भी WWE सुपरस्टार्स थे। तो कैरन क्रॉस ये कहते हैं देख भाई सीखने लायक तेरे से बहुत कुछ है, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन वो कहते हैं सीखने लायक बहुत कुछ है, लेकिन ये मत समझना कि तुम कुछ बहुत अलग कर रहे हो। अगर हमको भी 20 या 30 साल पहले जो हम इतनी मेहनत करते हुए आए हैं, अगर हमको शुरुआत से ऐसा होता कि ब्रांड भी बनाना तो हम भी बना लेते और हम भी उस पोजीशन के ऊपर आ जाते। अब ये बात सही है बिल्कुल कैरन क्रॉस की, लेकिन जिस हिसाब से लोगन पॉल ने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है उतना नाम बनाना भी देखो आसान होता नहीं है इतना, क्योंकि ऐसे तो फिर हर कोई मेहनत करना शुरू कर दे और हर कोई नाम बना ले। तो जो एक बात है वो तो सही है कि सुपरस्टार्स को अलाउ नहीं था शुरुआत से उनके, जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कि वो ब्रांड बनाए, ऊपर से WWE में विंस मैकमैन ने कभी अलाउ नहीं किया। लेकिन अगर अलाउ कर भी देते तो भी ऐसा नहीं होता भाई कि इतनी जल्दी तुम कर लेते हो। तो कुछ बातें सही हैं कुछ बातें गलत है, बट टोन काफ़ी सही थी यहाँ पे कैरन क्रॉस की। और जो अगर आप देखोगे कैरन क्रॉस की बात तो उनको समझ में आ रहा है कि अपना ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से WWE में भले ही वो बंदा फीचर नहीं हो रहा लेकिन सोशल मीडिया पर कैरन क्रॉस के बारे में लोग बातें ज़रूर कर रहे हैं। तो देखते हैं वो मौका कब कैरन क्रॉस को मिलता है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत तो वो पूरी कर रहे हैं। NXT के शोज में तो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें ही हो रही है। तो क्या पता चला, फाइटफुल ने इस बात को रिपोर्ट किया कि जो NXT शोज पर फैंस आते हैं अटेंडेंस में वो वाले वर्ड्स नहीं बोल सकते। अगर वो वैसे वाले वर्ड्स बोलेंगे, समझ लो कैसे वाले कि जो WWE वैसे भी सेंसर कर देती है, तो फिर उनको जो है अरीना से ही भगा, उन्हें बिल्डिंग से ही भगा दिया जाएगा, ऐसा 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 उन्होंने बोला है। अब ये सही भी है अब गलत भी है। सही इस हिसाब से कि यार WWE की वो फिर प्रोग्रामिंग का पार्ट है तो फिर वैसे कैसे करेंगे, लेकिन गलत ऐसे भी है कि यार कि जो बंदे वहाँ पे आए हैं वो टिकट विकेट लेके आए हैं तो उनको जो मर्जी चाहे वो बोलने दो, चाहे तुम उसको डालो ना डालो वो फिर तुम्हारा हेडेक है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये करना कि भाई उनको निकाल ही दो तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम सा हो जा रहा है। तो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको पता ही है कैसा है, जो नारा है वो चलते रहता है। तो ये करके ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही है अभी WWE और फैंस के बीच में। बाकी आपको पता है अमेरिकन्स को तो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ अपना ज़िंदगी में फन और एंटरटेनमेंट के लिए, तो बस वही सब चल रहा है। एक बड़ी ही रैंडम वीडियो आती है लूचा लिब्रे के अकाउंट से, जो कि रैंडम तो नहीं रही है अब, क्योंकि इस वीडियो में जो एल्बर्टो डेल रियो हैं उन्होंने वाइकिंगो के फादर के ऊपर अटैक किया है। अभी इनकी स्टोरी वगैरह चल रही है। अभी आपको पता है वर्ल्ड्स कोलाइड भी होने वाला है, AAA प्रमोशन, ये सब मिलजुल के जो है बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर वैसे भी लिंक करके देख सकते हो। यहाँ पे फिर क्या दिख रहा है कि एल्बर्टो डेल रियो को भगाया जा रहा है। लिटरली उन्होंने उनके पापा को तो मारा ही मारा, लेकिन वहाँ पे जो क्रू है, यहाँ पे जो बाकी सारे लोग हैं जो प्रोडक्शन में है, उनके ऊपर भी बरस गए हैं एल्बर्टो डेल रियो। अब ये काम तो भाई किसी ज़माने में WWE करती थी। मैं जो कह रहा हूँ स्टोरी लाइन में जो चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, यही तो वो ड्रामा, हल्ला हंगामा, कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी जो कि विंस मैकमैन करा करता था। और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ बता दी मैंने, ये तो कुछ है भी नहीं। विंस ने तो पता नहीं भाई क्या क्या अपने आप को ही स्टोरी लाइन में उस बंदे ने मार दिया था। तो वो जो एलिमेंट है वो अभी WWE से वैसे मिसिंग चल रहा है। थोड़ी मेरी गाड़ी अलग ट्रैक पे आ गई, लेकिन बात यहाँ पे एल्बर्टो डेल रियो की अभी। तो ये थोड़ा सा जो फ्यूड है उसको पर्सनल कर रहे थे, ऐसा टॉक शो में जो उन्होंने अटैक कर दिया उनके पिताजी के ऊपर। कल मैंने आपको विंस मैकमैन के बारे में बताया था कि क्या कैसे सारा प्लान है कि इतने टाइम से वो WWE से गायब इसीलिए है कि वो अपना केस वेस सुलटा के उसके बाद वापस आएंगे तो WWE को दोबारा से खरीद लेंगे। ये सारी बातें मैं कल बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो जाननी हो तो कल वाली वीडियो दोबारा से अच्छे से देख लेना। अगर आपने नहीं देखी हो तो नहीं देखी होगी तो दोबारा तो होगा नहीं, वैसे ही पहली बार होगा। तो क्या पता चला अभी TKO की तरफ से, ये भी अगेन जो TKO के आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से बात आई है कि TKO इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो विंस मैकमैन को दोबारा से WWE कंपनी दें। और उनके लिए बहुत ही हंसी मजाक की बात है कि हैं विंस मैकमैन ये चाह रहा है कि दोबारा से वो WWE कंपनी को खरीद ले। अब जितना मैंने आज तक बिजनेस को देखा है, नॉट जस्ट WWE, इसके बाहर भी एवरीथिंग इज अप फॉर सेल इफ द मनी इज राइट। तो वो चीज़ अगर विंस मैकमैन कर देते, भैया पैसे वैसे ज़्यादा दे दिए तो उसके अब देखो ये सऊदी अरेबिया जाते नहीं है, किस वजह से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। अब जैसे रोनाल्डो वो सब आपने देखा वहाँ पे किस तरीके से वो चल रहा होता है, तो इसी वजह से WWE वहाँ पे जाती है। तो अगर विंस मैकमैन ने बहुत अच्छे मोटे पैसे दे दिए कि अभी TKO को लग रहा है ये तो बहुत अच्छे पैसे हैं या हमारी जो वैल्यूएशन है उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर भाई ऐसा हो नहीं सकता कि वो कंपनी फिर बेचे ना, फिर चाहे वो सेल पे
पे हो या फिर ना हो, तो इसको दोनों तरीके से ही देखा जा सकता है। अब ये थोड़ा सा डिवीजन में भी बटे हुए हैं फैंस, कुछ लोग चाह रहे हैं कि विंस मैकमैन वापस आ जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि विंस मैकमैन वापस ना आए। मैं क्या चाह रहा हूँ मुझे देखो इस पॉइंट पे पता नहीं, क्योंकि विंस मैकमैन की बहुत सारी बातें अच्छी हैं, ट्रिपल एच की बहुत सारी बातें अच्छी हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई किसी एक बीच पॉइंट पे अगर दोनों कोई बंदा ऐसा आ जाए ना जो WWE को चला सके तो वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगी, क्योंकि ट्रिपल एच कंसिस्टेंट है लेकिन वो धमाके फटते नहीं। विंस मैकमैन के केस में कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक करती है, लेकिन वो धमाके फोड़ देता है, तो फिर वो आई बॉल सट रहा है, मतलब वो काफ़ी मिक्स है अगर ऑनेस्टली मैं उसके ऊपर बात करूं। बाकी देखो अब कैसे प्रोग्रेस करती है आगे चीज़, अभी एकदम से कुछ नहीं होने वाला, टाइम लगेगा इस चीज़ में, अगर विंस मैकमैन WWE खरीद भी रहे हैं तो, और अगर ये सारी बातें सच हैं तो। यार वो वाले ज़माने अब सही में आ चुके हैं जहाँ पे अब मैं आपको रेगुलर रोमन रेंस के मूवी शेड्यूल के बारे में बताना शुरू करूँगा, या फिर किसी टीवी शो के बारे में, या फिर वेब सीरीज़ के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने आपको स्ट्रीट फाइटर का बताया था, अब पिकअप करके एक एक्शन कॉमेडी ये एक शो है, ओरिजिनल मूवी है ये, इसकी जो रिलीज़ डेट है वो भी आ चुकी है, जो कि है 6 अगस्त की। और जो इनके डायरेक्टर हैं उन्होंने इसमें रोमन रेंस का रोल होने की बात कही है। आपको यहाँ पे कहीं ऑब्वियसली पोस्टर में वो दिखेंगे नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन छोटा मोटा ऐसे रोल होने वाला है। और जब कोई बंदा ऐसे ट्रांजिशन मार रहा होता है ना, तो फिर पहले ऐसे रोल पकड़ता है कैमियो जैसे, फिर उसके बाद फिर उसके अराउंड पूरी एक मूवी या फिर शो निकलता है। तो वही है अब रोमन रेंस, जैसा हम वो जिस टाइम की बात करते थे कि यार ये बंदे का जो ट्रांजिशन है हॉलीवुड की तरफ, मूवीज़ की तरफ, शोज़ की तरफ, वो होना शुरू होगा, और अब वो टाइम शुरू हो भी चुका है। अगर रोमन रेंस भाई चाहे तो अभी रेगुलर टीवी पे आ सकता है, लेकिन वही है कि प्रीमियम किस्म के आदमी हैं तो फिर अपने घर पे बैठे रहेंगे, चाहे फैंस यहाँ पे रोते रहें कितना ही। यार ये तो बहुत ही खतरनाक सीन सपाटा हो जाएगा अगर सही में WWE इस फैक्शन को आगे इस नज़रिए से या फिर इस अंदाज में आगे जाके बुक करने वाली है। जब ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिन्स साथ में है तो हमको पता था कि एक तीसरा मेंबर भी बहुत जल्दी इसमें आने वाला है, मतलब पॉल हेमन तो है ही, लेकिन वो कोई रेसल नहीं कर सकते ना, वो मारा पीटी नहीं कर सकते। तो उसके बाद ब्रॉन्सन रीड आए। अब ये एक पिक्चर को आप देखो जो कि रेसल मेनिया से है, और यहाँ पे हम मतलब इस पिक्चर को ही क्या देखो, पूरी स्टोरी को ही दोबारा अगर आप जाओगे तो सेथ रॉलिन्स और कोडी रोड्स कैसे हमेशा साथ में ही रहे हैं, और यहाँ पे अब इस साल कोडी रोड्स के हील टर्न की बातें भी होती हैं कि यार बंदा हील टर्न कर सकता है। तो इमेजिन अगर WWE इस फैक्शन में डाल के कोडी रोड्स का हील टर्न करती है तो, क्योंकि हमेशा WWE को जैसे अभी उन्होंने जॉन सीना का हील टर्न किया, मूवमेंट बनाने के लिए किया नहीं किया, रॉक वहाँ पे आके भले ही उसकी स्टोरी का कोई सेंस नहीं था, अब यहाँ पे तो स्टोरी बना भी सकते हैं कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिन्स और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ये आ चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि चलो अब हम जो है साथ में आगे काम करते हैं। और कोडी रोड्स का इससे हील टर्न भी होगा क्योंकि उनके सेथ रॉलिन्स के साथ रिलेशन भी है, और वो डायनामिक्स सोचो कैसा होगा जब कोडी रोड्स और पॉल हेमन भी साथ में होंगे। तो इनका विजन तो है WWE कंपनी को अच्छा और बड़ा बनाने का, और उसके साथ डेफिनेटली कोडी रोड्स भी अच्छी तरीके से अलाइन होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको फैंटेसी टाइप बुकिंग बोलूंगा, लेकिन आज के टाइम में फैंटेसी बुकिंग जैसी टर्म भी रियलिटी में कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। अगेन कुछ भी करके एक बड़ा मूवमेंट जनरेट करने के लिए WWE कर सकती है कुछ भी। मैं तो वैसे इंटरेस्टेड होऊंगा इस चीज़ को देखने में, क्योंकि कोडी रोड्स को एज हील देखने के लिए भी मैं बेताब हूँ भाई। बंदा बहुत हंस खुश लिया इतने सालों से, जब से WWE में वो है, अब तो साल हो गए वैसे काफ़ी सारे। तो हील टर्न फैक्शन में डाल के, और वैसे ही इस फैक्शन में भी और वैसे फील हो रहा है, तो आई थिंक एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ये स्क्रीन पर अभी आपको वीडियो दिख रही होगी, RCB आ चुकी है फाइनल में, तो उसको जाके जरूर देख लेना। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।